नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए हो, कोई भी एग्जाम हो आपको हो, एसएससी जीडी अभी होने वाला है 10 जनवरी से, उसके लिए भी उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। या फिर एसएससी सीजीएल मेंस या वीडियो री एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपको आज ये जो क्वेश्चन है या डेली जो हम लेके आते हैं गुरुकुल एकेडमी की तरफ से, सभी में हेल्पफुल साबित होंगे। आज हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको पर्यावरण से संबंधित जितनी भी संगठन हैं जो पूछे जाते हैं, उनके कब स्थापना हुई, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर उनके सदस्य कितने हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस संगठन से आपके बन सकते हैं वो आपके संगठन ले आए हैं। जितने भी संगठन पर्यावरण से संबंधित आपके क्वेश्चनों में या क्वेश्चन रूम में जिस भी रूप में पूछे जाएंगे, आपको सभी रूप बताएंगे या जैसे भी पूछे जाते हैं। चलो आज के साथ देखते हैं कि कौन कौन से संगठन है। और दोस्तों नोट जरूर कर लेना अपने रजिस्टर में, ये एक साथ बहुत ही कम मिलते हैं आपको, इसलिए नोट कर लेंगे तो आपको हेल्पफुल रिवीजन में साबित होंगे। दोस्तों पहला देखो दोस्तों, देखते हैं पहला पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियाँ। देखो जितने भी हैं, पहली देखो IUCN। दोस्तों IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, ये IUCN का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो विलुप्त प्राय प्राणी होते हैं या जीव हो या पादप हो, उनके IUCN एक रेड डाटा बुक जारी करती है। उसमें बताती है कि ये प्राय संकट में है या विलुप्त हो चुका है या विलुप्त होने वाला है, उसकी इस स्थिति को दर्शाता है एक रेड बुक के जरिए। ठीक है, उस जरिए इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 5 अक्टूबर 1948 में पूछ लिया जाता है। आपको लिस्ट में पूछ लिया जाता है कि IUCN या और कई संगठन के नाम दे दिए जाएंगे दोस्तों, उसमें पूछ लिया जाता है पर्यावरण IUCN कब स्थापना की गई? 5 अक्टूबर 1948 में। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है दोस्तों। ठीक, IUCN का अगर फुल फॉर्म भी आता है जाता था दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना कब हुई? स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय कहा दोस्तों? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक दोस्तों, ये IUCN 1963 से बाद से विलुप्त प्राय या विलुप्त होने को या जो भी कंडीशन है 1963 के बाद से ये रेड बुक डाटा जारी करती है, रेड बुक। ठीक है, इसमें जब बहुत ही संकटापन्न माने डेंजरस लेवल पे हो कुछ भी, तो उसमें गुलाबी रंग से दर्शाता है। जिससे गुलाबी कोई भी जीव या जंतु या पादप जैसे जैसे ये संकट से मतलब खतरनाक स्थिति से तो नॉर्मल होता जाता है, थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं, तो यही इनके चेंज हो गए, किसमें दिखाने लगते हैं? हरे रंग। तो मतलब गुलाबी से हरे रंग होना, उन्होंने खतरनाक स्थिति से धीरे धीरे अपने पटरी पे लौटना, मतलब खत्म नहीं हो रहे, थोड़े धीरे लाइन पे आ रही हैं पादप या जीव जंतु, जिसकी भी बारे में बात करते हैं। ठीक, तब से आपको कितना इसमें पूछा जाएगा? सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कब स्थापना हुई, तो 5 अक्टूबर 1948 में दोस्तों। मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये कब से रेड डाटा बुक जारी करता है? 1963 से। और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इतने ही आपको बताना है। रेड डाटा बुक के बारे में बहुत चीज़ें हैं, तो फिर कभी किसी वीडियो में जब इसके बारे में स्पेशल बात होती तब बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इसके बारे में बताने लगे तो बहुत चीज़ें होंगी कि हरा, नीला, लाल कौन सी बुक पर कब कब क्यों दर्शाया जाता है, या कितने भारत में कितने ऐसे पादप या जीव जंतु हैं जिनके विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, इसमें दर्शाया गया है। आप देखते हैं दूसरा दोस्तों, दूसरा दिया है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म भी इससे पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं? WMO पूछ लिया जाए। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 23 मार्च 1950 में। कब हुई? आप
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगर आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाए तो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना, जो हम लोगों को वायुमंडल कैसा कार्य कर रहा है या कैसे चेंजेज आ रहे हैं उसमें, और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे दैनिक जीवन में, उस सभी का क्या उद्देश्य? वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना दोस्तों। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गेरहार्ड एडियन, इनको लगातार दूसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए। किसे? गेरहार्ड एडियन को। ठीक है, आपको इसमें अध्यक्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतना कब स्थापना हुई? 23 मार्च 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ठीक है, इतना ही जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसका पूछ लिया जाए WMO का फुल फॉर्म होता है, WMO की स्थापना कब हुई? तो सब आपको याद रखना होगा कि WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इतना होता है। चलते हैं नेक्स्ट। विश्व वन जीव कोष, माने ऐसे विश्व वन जीव कोष को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, मतलब WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना विश्व वन जीव की कब हुई दोस्तों? इसकी हुई 29 अप्रैल 1961 को। कब हुई? 29 अप्रैल। IUCN की स्थापना कब हुई दोस्तों? 5 अक्टूबर 1948 को। WMO की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को। अगर विश्व वन जीव कोष की बात करें तो 29 अप्रैल 1961 की स्थापना हुई। और इसे IUCN के सहायक के रूप में भी देखा जाता है। किसके? IUCN के सहायक के रूप में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड, मतलब जहाँ पे IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, वहीं पर इसका भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक, प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? ज्वाइंट पांडा, जो एक विलुप्त प्राय प्राणी है। आपको ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना आप लोग कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का ज्वाइंट पांडा, जो एक विलुप्त प्राय प्राणी है दोस्तों। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में। इसके अगर मुख्यालय की बात करें UNEP की तो नैरोबी, कीनिया। ठीक है, नैरोबी। और इसका कार्यकारी निदेशक की बात करें तो इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से संबंधित रहते हैं। और इसमें सदस्य की बात करें कि UNEP में कितने सदस्य हैं दोस्तों? ये हैं 193 सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब चालू किया गया? 1972 को। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी केन्या में है। और कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं दोस्तों। आप देखिए वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? वर्ल्ड वॉच 1974 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों वाशिंगटन DC, यह संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट भी जारी करती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, ये पूछ लिया जाता है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती? कौन सी? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं ग्रीन पीस। आपने बहुत ही नाम सुना होगा ग्रीन पीस की। इसकी स्थापना की बात की जाए कब होती है? 1971। और इसका मुख्यालय क्या है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। इसके जो कार्यालय है ग्रीन पीस का, ये 39 देशों में है इसका कार्यालय। कहाँ? कितने देशों में दोस्तों? 39 देशों में इसका कार्यालय बना हुआ है। अगला संगठन है वन पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम एक जाना जाता है। इसे क्या नाम जानता है? वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? वन पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को। इसकी स्थापना की बात करें तो इसके 1973 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक दोस्तों,
देखो वो वन्य पादप थे, ये किसका है, वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों संरक्षण पर अभिसमय कब स्थापना हुई, 1979 को। इसका अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो बान जर्मनी में, कब, बान जर्मनी में दोस्तों। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें तो अभी हाल ही में आपको बताया, तो आर्द्रभूमि जिसे कहते हैं, भारत में 75 आर्द्रभूमि है इस समय। तो आप लोग एक कमेंट करना कि सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में आर्द्रसर रामभूमियाँ हैं। ठीक दोस्तों, ये कब हुआ था, 1995 में स्थापना। इसका मुख्यालय क्या है, नीदरलैंड, मतलब वेजिंगटन नीदरलैंड में। रॉटरडम कन्वेंशन की बात करें अगर दोस्तों तो इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। 1998 में कहाँ पे, ये भी नीदरलैंड में हुई थी। कहाँ पे, नीदरलैंड में। कितने सदस्य हैं दोस्तों, 157 इसके सदस्य हैं दोस्तों। एक ये IUCN वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर विश्व वन जीव कोष या UNEP, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट या फिर ग्रीन पीस, ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको पूछा जा सकता है कि IUCN कहाँ स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी और कहाँ पे इसका मुख्यालय है। कभी कभी लिस्टिंग में पूछ लिया जाता है कि 2-4 संगठन नाम दें, उसका मिलान भी करना होगा, इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 1 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा अगर आपने ये एक जगह लिख लिए, नोट कर लिए। ठीक, अब चलते हैं आज के क्वेश्चन के साथ है, जो भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में किस उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। आप लिए मुख्य अभी हाल ही में चर्चा में भी है ये कि जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। ए ऑप्शन गेटा सोरा, बी ऑप्शन PV सिंधु, सी ऑप्शन अकाने यामागुची, डी ऑप्शन लेटन हैविट है। दोस्तों अभी हाल ही में देखो जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ दोस्तों हो रहा, ये हो रहा कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ इसका आयोजन कहाँ हो रहा दोस्तों, मलेशिया में। ठीक, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन चल रहा है। हाल ही इस मलेशिया में अरुणाचल प्रदेश के, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 9 वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में खेलती है। उसका नाम क्या है, गेटा सोरा ने हाल ही में इस जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम दिया। और किसे हराया दोस्तों, ये हराया मलेशिया की ही दूसरी वरीयता प्राप्त जैरिन तेह को। किसे, जैरिन तेह को। कहाँ के, यही मलेशिया के दूसरी वरीयता प्राप्त दूसरी माने अगर रैंक वहाँ की देखी जाए तो दूसरे नंबर पे जो है जैरिन तेह को इन्होंने हराया। किसने, गेटा सोरा से। आपसे पूछा जा सकता है कि गेटा सोरा का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंध है। क्या, कौन सा खिताब जीता है, तो इन्होंने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक, कहाँ पे इस जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा, तो कुआलालंपुर मलेशिया में दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं बी ऑप्शन हम दोस्तों देखते हैं बी ऑप्शन PV सिंधु ने इसी वर्ष सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता, जो कि कहाँ आयोजित किया जाता, लखनऊ में आयोजित किया गया था। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। अब बात करते हैं ये अकाने यामागुची, ये दोस्तों जापान की, कहाँ के, जापान की खिलाड़ी है। इन्होंने ही बैडमिंटन के BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो विश्व कप चैंपियनशिप है, विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। किसमें, महिला एकल का
खिताब अपने नाम किया। किसने? ये कहानी यामागुची ने। दूसरा डी ऑप्शन है लैटिन हैबिट। दोस्तों ये एक टेनिस के खिलाड़ी हैं दोस्तों। कहाँ संबंध है इनका? इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। ये हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए। कब? 2022 के। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यूरोपीय संघ में कुल कितने देश सम्मिलित है? ए ऑप्शन 29, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 30 है। देखो यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करें अगर, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में। कब हुई? 1 नवंबर 1993। यूरोपीय संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो कब स्थापना हुई दोस्तों? 1 नवंबर 1993 दोस्तों। और इसके मुख्यालय की बात करें जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कब? अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आपसे ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि अभी हाल ही में बोस्निया, 2 देश हैं। एक पहला नाम लिख लीजिए बोस्निया, दूसरा हर्जेगोविना नाम। ये 2 देश हैं, इनको हाल ही में औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने का औपचारिक उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। ठीक, मतलब सहमत बने। इन्होंने आवेदन तो दोस्तों 2016 में किया था, लेकिन 2016 से लेकर 2022 तक अभी तक आकर इनके पे विचार किया गया। तब अभी हाल ही में इनको इसमें यूरोपीय संघ में, जिसे EU बोलते हैं, में औपचारिक उम्मीदवार की घोषणा की गई कि ये दोनों औपचारिक उम्मीदवार हैं। ठीक दोस्तों, इसमें कितने सदस्य हैं यूरोपीय संघ में? 27 सदस्य हैं। कितने? 27 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संगठन है जो यूरोप के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक घोतक है, मतलब विकास को एक तरफ अग्रसित काम देखता है। कितने सदस्य हैं? भी 27। क्यों चर्चा में? क्योंकि 2 देश बोस्निया और हर्जेगोविना को अभी हाल ही में घोषणा की गई, 2 देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के औपचारिक रूप से दावेदार होंगे। अब इन्होंने आवेदन किया था? इन्होंने आवेदन दोस्तों 2016 में किया था इस चीज़ के लिए। ठीक। कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1993 में। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गृह किससे संबंधित है दोस्तों? जल संचय से, बी ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण से, सी ऑप्शन ग्रीन बिल्डिंग है, डी सूक्ष्म उद्योग से। अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की जो मुख्यालय है कहाँ, मतलब इसे क्या UIDAI उडाई बोलते हैं। मतलब जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में। उसे एक पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार का क्या नाम है? गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022। ठीक, क्यों चर्चा? ये क्या है? अभी हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जो मुख्यालय है कि मुख्यालय की बिल्डिंग जो नई दिल्ली में है, किसे कौन सा पुरस्कार मिले? गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 के सम्मानित किया गया। अब आप कहेंगे कि गृह ये क्या है? ये एक गृह का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मतलब अगर गृह तब पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म बताइए तो क्या है? ग्रीन
रेटिंग ऑफ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मतलब ये एक बिल्डिंगों को जो ग्रीन बिल्डिंगों के लिए एक पुरस्कार जारी करता है। ये राष्ट्रीय रेटिंग पुरस्कार है। क्या है ये? एक है ग्रीन रेटिंग पुरस्कार है। ठीक, एक पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार किया जाता है। ये पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि आधार का जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में, उसने अपने कार्बन के फुटप्रिंट और ऊर्जा के खपत के लिए ज़्यादातर सौर सिस्टम पर ही निर्भर ज़्यादा रहता है। और वह अपने जो जल यूज करता है पानी पूरे दिन का, उसका लमसम 25 से 30% रिसाइकिल द्वारा ही अपने जो जल का है संचय कर लेता है। किसके? रिसाइकिल कितना कर लेता है? 25 से 30%। इसलिए इस बिल्डिंग को किसका पुरस्कार दिया गया? गृह का पुरस्कार, मतलब ग्रीन रेटिंग का पुरस्कार दिया जाए। तो इसका किससे संबंध है? ग्रीन बिल्डिंग से। ठीक, जो ऐसी बिल्डिंगें जो पर्यावरण के लिए अनुकरणीय होती हैं उन्हें कैसे कौन पुरस्कार दिया जाए? ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 दिसंबर को लद्दाख में महोत्सव शुरू हो गया है। एक लोसर महोत्सव, बी लोसांग महोत्सव, सी बथुकामा फूल महोत्सव, डी कचौद महोत्सव। आपको बता दें भी हाल ही में कब 24 दिसंबर को क्या नहीं इधर लोसर महोत्सव शुरुआत हुई। कहाँ पे? लोसर महोत्सव। दोस्तों लोसर महोत्सव, लोसर मतलब लद्दाख के नौ वर्ष से संबंध होता है। किससे? 9 वर्ष से, मतलब लद्दाख के नए वर्ष से संबंधित होता है। ये धार्मिक उत्सव है। इसका प्रमुख आकर्षण क्या है? क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में, किसमें? सर्दियों के मौसम में ये जो पर्यटक आते हैं इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है इसका। कौन सा? लोसर महोत्सव। ये लमसम शुरू होने के 9 दिनों तक चलता है। कब तक? 9 दिनों का। लोसर एक नए साल का घोतक है, मतलब लद्दाखी का नए वर्ष की इसकी पहचान है। लद्दाख में नए वर्ष शुरुआत में ही लोसर महोत्सव मनाया जाता है और ये सर्दियों में जो भी पर्यटक लद्दाख में आते हैं उनका एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और ये 9 दिन तक चलने वाला एक महोत्सव है। ठीक दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन लिखा है लोसांग महोत्सव। ये लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? सिक्किम में। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में। सी ऑप्शन बथुकम्मा फूल महोत्सव, ये दोस्तों तेलंगाना में, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और डी ऑप्शन कचौद महोत्सव, जिसे उत्तर भारत में करवा चौथ के नाम से जानते हैं, वही ये कचौद महोत्सव के नाम से जाना जाता है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूछ लिया जाएगा लद्दाख में। ठीक, 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए पुष्पकमल दहल प्रचंड को, सितुनी राबुका को, दीना बोलू आर्टे को, या कासिम जोमार्द टोकायव को। देखो दोस्तों, हाल ही में तीसरी बार पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री। इनका कार्यकाल लगभग 2.5 वर्ष का होगा। जो वहाँ के राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के अनुसार इनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 2.5 वर्ष। ठीक दोस्तों, 2.5 वर्ष होगा दोस्तों। अब बी ऑप्शन जो है इसमें, बी ऑप्शन सतवें राव का, ये दोस्तों फिजी के राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? फिजी के। और दीना बोलू आर्टे, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। डी ऑप्शन बात करते हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। ये दोस्तों कजाकिस्तान के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति
चुने गए दोस्तों, किसके लिए? दूसरे कार्यकाल के लिए। कहाँ गए? कजाकिस्तान के। ठीक, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। आपको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या पहले ये एसएससी जीडी वाले बच्चे जो एसएससी जीडी या रेलवे की तैयारी विशेष कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है कि दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति तौर पर चुनी गई? कहाँ की चुनी गई दोस्तों? पेरू की। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की शीर्ष महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन पीवी सिंधु, बी ऑप्शन नाओमी ओसाका, सी सेरेना विलियम्स, डी नन। अभी हाल ही में एक फोर्ब्स द्वारा एक सूची जारी की गई कि एथलीटों में मतलब खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा फीस कौन लेता है और सबसे ज़्यादा फीस कौन लेता है, सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की लेता है। उसमें देखो टॉप 25 में सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी है। किसमें? टॉप 25 में एक बार, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन फीस लेता है? नाओमी ओसाका। कहाँ के? जापान के। इनके पास कितना मिलियन है? 51.1 मिलियन डॉलर साथ ये शीर्ष क्रम पे। ये पूछा नहीं जाता कितने मिलियन, लेकिन फिर भी आप सबसे टॉप पे नाओमी ओसाका है, जापान के खिलाड़ी हैं दोस्तों। कितना इनके पास है? 51.1 मिलियन डॉलर। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो सेरेना विलियम्स, ये यूएसए के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये कितना? 41.1 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे क्रम की है। ये फर्स्ट है दोस्तों, ये सेकेंड है। ठीक दोस्तों, लेकिन अब बात करें टॉप 2, याद रखो ये जापान के, ये यूएसए के। नाओमी ओसाका दोस्तों वर्षभर में ज़्यादा कमाई करने वाले इस शीर्ष हैं। कौन से? नाओमी ओसाका पहले स्थान पर और सेरेना विलियम्स दूसरे स्थान पर। वर्षभर में जितनी भी कमाई करती हैं ये फर्स्ट और सेकेंड स्थान पर। लेकिन अब भारत के बारे में आए थे, भारत शीर्ष 25 जो सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, उसका नाम क्या है? पीवी सिंधु। आज से पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु का ऑल ओवर रैंकिंग में क्या स्थान रहा? ये तो भारत की दृष्टि से पहली रैंक पे है, लेकिन ऑल ओवर की दृष्टि के इनका 25वीं रैंक हासिल की। कितनी? 25वीं रैंक। कितनी कमाई में कितना कमाई करते? ये करते हैं 7.1 मिलियन डॉलर। ठीक, कितना? ये ऑल ओवर नहीं दोस्तों, 12वीं रैंक हासिल है इन्हें ऑल ओवर में। और किसी में टॉप 25 में इनकी सिर्फ सिंगल एक भारतीय खिलाड़ी है। कौन सी रैंक है? 12वीं रैंक है इनके दोस्तों। ऑल ओवर 25 तक कोई भी भारतीय इनके अलावा नहीं है, उनमें से ये 12वीं रैंक की है। ठीक, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक? कांस्य पदक अपने नाम किया था। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हाल ही में किस राज्य में उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? ए मणिपुर, बी केरल, सी कर्नाटक, डी नन। मणिपुर को अभी हाल ही में ये पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक दोस्तों, बात करते हैं बी केरल। केरल में एक लकी बिल ऐप, कौन सा? लकी बिल ऐप केरल सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। लकी बिल ऐप का मतलब है कि जीएसटी की कर चोरी को रोकना। किससे समझते हैं? जीएसटी की कर चोरी रोकना और प्लस पक्के बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना। जो भी हम सामान लेने जाते हैं उसमें दुकानदार या व्यापारी बिल नहीं देता है तो उस बिल को पक्के तौर पर रसीद प्राप्त करना, उसके लिए भी प्रोत्साहित करना इस ऐप का कार्य है। ठीक है, ये तो 2 कार्य है इसके। क्या क्या है कि जीएसटी चोरी को रोकने, जीएसटी कर चोरी को रोकना और पक्के बिल के मांगने के लिए हम लोगों को या ग्राहक को प्रोत्साहित करना। जैसा कर्नाटक में आयु ऐप नाम का एक ऐप चलाया। क्या? आयु ऐप। आयु ऐप का मतलब होगा
कि योग और ध्यान के माध्यम से, प्लस किसके माध्यम से, योग और ध्यान के माध्यम से जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं उनके विकारों को नष्ट करना। मतलब इनका स्वास्थ्य अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन तो IF संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य से संबंध है इसका। मतलब पुरानी जितनी भी बीमारियां हैं हम लोगों को उसको योग और ध्यान के माध्यम से दूर करना इस ऐप का उद्देश्य होगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, ए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा को कब तक के लिए बढ़ा दिया, 2023, बी ऑप्शन 2030, सी 2047 और डी 2070। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में इस बात के मुहर लगा दी थी, दिसंबर 2023 तक मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा। मतलब 1 यूनिट पे 5 kg का प्रत्येक 1 यूनिट पे कितना मिलता है, 5 kg। कब तक मिलता रहेगा, 2023 दिसंबर तक। और कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये शुरू हुआ था जब पहली बार लॉकडाउन लगा था 2020 में। ठीक, कब, 2020 से। इसके कई चरणों में इसे लागू किया जा चुका है। तो बी ऑप्शन देखो, 2023 तक भारत ने क्या घोषित किया कि भारत ने तय किया है कि 2030 तक पूर्ण मलेरिया से हम छुटकारा पा लेंगे। मतलब मलेरिया खत्म, मलेरिया उन्मूलन, पूर्ण रूप से उन्मूलन, पूर्ण रूप से कब तक प्राप्त कर लेंगे, 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। 2047 की बात करें तो भारत ने तय किया है 2047 तक हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, किससे, ऊर्जा उत्पादन में। कब तक, 2047 तक। और 2070 तक दोस्तों नेट जीरो मामले में हम नेट जीरो प्राप्त कर लेंगे। कब तक, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त कर लेंगे। कब तक, 2070 तक दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का 98वीं जयंती मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है दोस्तों। ए शक्ति स्थल, बी विजय घाट, सी राजघाट, डी सदैव स्थल। देखो दोस्तों, अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इनसे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने जो गैर कांग्रेसी का प्रधानमंत्री बने हो उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। जबकि इनका पहला कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था, दूसरा कार्यकाल लगभग 13 महीने का, और जो तीसरा कार्यकाल इनका अंतिम कार्यकाल था वो पूरे 5 वर्ष इनका कार्यकाल था। ठीक दोस्तों, इनको 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किससे, भारत रत्न से भी सम्मानित किया। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर कब, 1924 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को। इनको 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनकी जन्मदिन के उत्सव पर सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, इनकी कौन सी इस बार, अब 1924 में जन्म हुआ था तो इनकी जयंती कौन सी होगी, 98वीं जयंती होगी। ठीक, अब इनकी समाधि स्थल का नाम क्या पूछा है, इनके समाधि स्थल का नाम दोस्तों सदैव अटल है। ठीक, अब देखते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताने को बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है और जो हम लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है वही कि क्या 2014 में भारत रत्न मिला। इनके जन्मदिन के इनके जयंती के उत्सव पर सुशासन दिवस मनाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1924 हुआ। इनकी कौन सी जयंती इस वर्ष मना रहे हैं, मतलब 25 दिसंबर 2022 को 98वीं जयंती मना रहे हैं। ठीक, इनके समाधि स्थल का क्या नाम है, सदैव स्थल। अब देखते हैं और ऑप्शन दोस्तों, मतलब ये ऑप्शन सत्य स्थल। सत्य स्थल किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है, इंदिरा गांधी।
जिन्हें हम लोग आयरन लेडी भी कहते हैं, इंदिरा गांधी। विजय घाट दूसरे प्रधानमंत्री क्या, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को। बहुत ही ये स्ट्रेटेजी का पोर्शन समाधि स्थल वाला, ये पूछा जाता ज़्यादातर, हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी, और सदैव अटल तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। देखो कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है दोस्तों। देखो जवाहरलाल नेहरू शांति वन कहते हैं इनके समाधि स्थल को, क्या कहते हैं, शांति वन। बाबू जगजीवन राम समता स्थल। देखो कुछ अगर आप ध्यान से देखो, एक बार पढ़ लो तो ये कहीं ना कहीं इनके नामों, इनके कैरेक्टर से मैच खाती हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय थे, तो इनमें शांति वन, ठीक। और बाबू जगजीवन राम समता स्थल, मतलब बाबू जब में पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो अनुसूचित जाति एससी से संबंध रखते थे, इसलिए बराबरी का दर्जा के लिए, इसलिए इनका नाम समता स्थल, ठीक। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं, ठीक। के आर नारायण उदय भूमि, और मोरारजी देसाई दोस्तों ये अभय घाट, और शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। जितनी भी इंपॉर्टेंट समाधि स्थल हैं आपको हमने दोस्तों नोट करवा दी, आप लोग एक जगह नोट कर लेना। राजघाट, शक्ति स्थल और विजय घाट, और ये दूसरी सदैव अटल। हाल ही में किस सरकार ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी? ए ऑप्शन यूपी सरकार, बी ऑप्शन गुजरात सरकार, सी उत्तराखंड, और डी हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी, ठीक दोस्तों। यूपी सरकार ने अभी हाल में सौर ऊर्जा नीति 2022 को भी मंजूरी दी। किसकी? सौर ऊर्जा नीति 2022। इसके 5 वर्षों में मतलब 2026-27 तक लगभग 16,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक। कितने? 16,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। कब तक? अगले 5 वर्षों तक, वो 2026-27 तक। उत्तर प्रदेश हाल ही में जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत जो अभी रैंकिंग आई थी निकल के, उसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? यूपी को भी, पीएम शहरी योजना के अंदर, शहरी आवास योजना, ठीक दोस्तों। दूसरी बात, अभी हाल ही में, ठीक है दोस्तों, पीएम शहरी आवास में प्रदर्शन करने वाला यूपी प्रथम स्थान पर रहा। इन्होंने सौर ऊर्जा नीति भी चालू की, इसमें 16,000 मेगावाट का अगले 5 वर्षों के लिए उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बी ऑप्शन गुजरात सरकार ने भी हाल ही में अपनी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की फिल्म नीति 2022 का लॉन्च किया। किसमें? फिल्म नीति 2022। उत्तराखंड सरकार दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने जो केंद्र की शिक्षा नीति है 2022, गलत दोस्तों, शिक्षा नीति 2020, उसमें प्राइमरी लेवल पर, प्री प्राइमरी लेवल पर जारी करने वाला पहला राज्य बन गया।
किसमें अभी तक प्राइमरी लेवल में केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 को अभी तक किसी राज्य ने लागू नहीं किया। किसने लागू किया? उत्तराखंड सरकार ने। इसलिए पहला राज्य ऐसा बन गया जिन्हें प्री प्राइमरी लेवल पर केंद्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। हिमाचल प्रदेश ने भारत की पहली ड्रोन नीति 2022 लॉन्च की। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। आंसर क्या हो गया इसका? वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का यूपी, ए ऑप्शन। दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष परिवार औसत मासिक आय जुलाई 2018 से जून 2009 के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। ए मेघालय, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी जम्मू एंड कश्मीर। देखो दोस्तों, प्रतिवर्ष परिवार औसत आय के मामले में किसमें शीर्ष स्थान पर रहा है? अगर बात की जाए तो सबसे औसत आय मेघालय के बाद पंजाब के बाद हरियाणा। ठीक दोस्तों, टॉप पे कौन रहा? मेघालय रहा मासिक आय के मामले में। कब से? जुलाई 2018 से जून 2019 तक की बात कर रहे हैं। दूसरे में पंजाब, तीसरे हरियाणा। अब बात करते हैं 3 अदर ऑप्शन की। एक अभी हाल में जून में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किए गए। कब? जून में। किसके माध्यम से? स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के। स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। ठीक, इन्होंने चौथी रिपोर्ट जारी की। कौन सी? चौथी। उसके हिसाब से अगर शीर्ष राज्यों की बात करें दोस्तों, किसमें कि बड़े राज्यों में दोस्तों कि कौन कौन सा शीर्ष पे रहा? किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचना। तो शीर्ष राज्यों में रहा, लिख लो, नोट कर लो, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर शीर्ष स्थान में बड़े राज्यों में बात करें तो तमिलनाडु शीर्ष पे है, दूसरे नंबर गुजरात है, तीसरे में महाराष्ट्र है। और इसी में बड़े राज्यों में निम्न स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नोट कर लो दोस्तों। शीर्ष की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। न्यूनतम की बात करें, निम्न स्थान की, किसमें? बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं दोस्तों तो आंध्र प्रदेश निम्न स्थान पर रहेगा। अब बात करते हैं छोटे राज्यों में दोस्तों। छोटे राज्यों में दोस्तों गोवा, मणिपुर और सिक्किम शीर्ष स्थान पर है। अगर छोटे राज्यों में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो गोवा टॉप पे है, गोवा के बाद मणिपुर के बाद सिक्किम। अगर अंतिम स्थान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर है। ठीक, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों, केंद्र शासित राज्य के तो जम्मू कश्मीर टॉप है। जम्मू कश्मीर के बाद नई दिल्ली के बाद चंडीगढ़। और अंतिम स्थान की बात करें तो लक्षद्वीप। ठीक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के मामले में कौन सी रिपोर्ट है दूसरों? चौथी रिपोर्ट है। कौन सी? चौथी रिपोर्ट है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी की है। कब? जून में जारी की। अगर बड़े राज्यों में बात करें तो तमिलनाडु शीर्ष पे है और अंतिम स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश रहेगा। अगर छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पे है। अगर अंतिम स्थान की बात करें छोटे राज्यों में तो अरुणाचल प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर रहेगा और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? मेघालय। मासिक आय के मामले में मेघालय शीर्ष पे है दोस्तों। बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? अंतिम पंघल, बी बेथ मीड, लिसा स्टालेकर और लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों किसे चुना गया दोस्तों? हमें किसा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग ऑफ द ईयर अंतिम पंघल को। अंतिम पंघल में लगभग अगस्त 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया था दोस्तों। ठीक, कौन सा? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। इन्हीं को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। बी ऑप्शन करते हैं बेथ मीड। ये भी करंट का ही है, अभी 6 महीने नहीं, लेटेस्ट ये है, याद रखना। ये एक इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर है। कहाँ की? इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर बेथ मीड। इनको बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 मिला है। कौन सा? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे? इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर बेथ मीड को। अब लिसा स्टालेकर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी हैं। कहाँ? सी ऑप्शन। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? लिसा स्टालेकर को। डी ऑप्शन की बात करें लवलीना बोरगोहेन को, तो इनको ही अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए। आज के लिए इतने क्वेश्चन है, जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे दोस्तों, आज हमने आपके सामने कराए। सबसे प्रमुख बात, आज के पर्यावरण संगठन और समितियाँ जो भी आपके किसी भी परीक्षा में इससे बाहर पर्यावरण संगठन और समितियाँ नहीं मिलेंगी आपको कहीं भी, हमने आपको एक साथ करा दिए। और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है हम इसके करंट अफेयर साथ साथ लगभग 6 महीने के लेके चलते हैं। इसी हिसाब से ऑप्शन भी रखते हैं। आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।